हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार। 22 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने जानकारी दी कि 22 अगस्त तक मानसून झारखंड में सक्रिय बना रहेगा, जिससे विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तर, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बार अगस्त महीने की शुरुआत में वर्षा की गति धीमी रही है, जिससे किसानों को फसल की बुआई और सिंचाई में परेशानी हो रही थी। अब जब मानसून दोबारा सक्रिय हुआ तो इससे खेती किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जल स्तर में भी सुधार आने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खासकर खुले इलाकों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे रुकने से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती से संबंधित गतिविधियां करने की अपील की गई है। रांची में 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली। प्रशासन ने की तैयारी पर बैठक। झारखंड में इस साल की सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची में होने वाली है। इसे लेकर सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडा अधिकारी रांची मंजुनाथ भजयंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में सेना भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला समेत जिला प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कर्नल विकास भोला ने कहा कि इस भर्ती रैली का मकसद है कि रांची के अधिक से अधिक युवा सेना में शामिल हो और अपने भविष्य को बेहतर बनाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रैली के दौरान उम्मीदवारों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रैली के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम करने की बात कही है, जिसमें भर्ती स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। कर्नल भोला ने खासतौर पर युवाओं को दलालों से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने साफ कहा कि सेना भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। अगर कोई उम्मीदवार नियम और योग्यता पूरी नहीं करता है तो किसी भी हाल में भर्ती नहीं हो सकता, इसलिए दलालों के बहकावे में न आए। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार। पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को सौंपेगी जल्द। राज्य में नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण छंटता हुआ दिख रहा। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर हो रही देरी का मसला अब समाप्त होने को है। ओबीसी आयोग जल्द ही राज्य सरकार को ओबीसी ट्रिपल टेस्ट से जुड़ी समेकित रिपोर्ट सौंपने जा रही है। आयोग के सदस्य सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों का अध्ययन कर उन्हें अंतिम रूप देने में जुटी संत जेवियर कॉलेज की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। मंगलवार 19 अगस्त को इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति में बैठक होगी, जिसके बाद राज्य सरकार को फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संत जेवियर कॉलेज द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में आंशिक त्रुटियां हैं, जिसे दूर किया जाएगा। तत्पश्चात सरकार के समक्ष इसे लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीती 18 जुलाई को हुई रोशनी खालको के अवमाननावाद केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आगामी 25 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज है और सरकार इससे पहले ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को पूरा कर लेने की जल्दबाजी में है। हालांकि चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार को पिछले 5 महीनों से राज्य निर्वाचन आयुक्त के खाली पड़े पद को भरना होगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल बीते 25 मार्च को खत्म होने के बाद से आयोग खाली है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से सियासत हो रही है। हालांकि सरकार के रुख से इस सियासत के जल्द खत्म होने की संभावना बननी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओबीसी को पूरा हक मिलने की बात कहते हुए दुर्गा पूजा के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना जताई है। कोडरमा घाटी में बस और हाईवा की टक्कर। कोलकाता से वजीरगंज जा रही थी बस, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त, यात्री सुरक्षित। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH-20 स्थित कोडरमा घाटी के बंदर चुआ के पास सोमवार की सुबह यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित रहे। जानकारी के अनुसार श्री लक्ष्मी नामक यात्री बस कोलकाता से वजीरगंज बिहार की ओर जा रही थी। इसी दौरान घाटी के बंदर चुआ के पास बस ने
सामने चल रही एक हाईवे में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बस चालक और उपचालक को हल्की चोटें आई है, जबकि यात्री को किसी प्रकार की कोई गंभीर चोटें नहीं लगी है। सूचना पाकर कोडरमा थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और बस को सड़क किनारे लगवाया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। पलामू में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की 40 छात्राएं हुई फूड पॉइजनिंग की शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। पलामू जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई है, जिसके बाद छात्राओं को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य छात्राओं का इलाज स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा। दरअसल कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में रविवार रात छात्राओं ने पूरी सब्जी खाई थी। सोमवार की सुबह सभी छात्राओं ने सोयाबीन की सब्जी के साथ रोटी खाई। सुबह के नाश्ते में सोयाबीन और रोटी खाने के बाद अचानक से एक एक करके छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। करीब 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में 7 गंभीर छात्राओं को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। करीब 6 छात्राओं को इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। स्कूल में जांच के लिए अधिकारियों को भेजा गया है। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह का नाश्ता खाने के बाद ही छात्राएं बीमार हुई थी। जानकारी के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन कई छात्राओं ने उपवास रखा था। रविवार रात छात्राओं ने पूड़ी और सब्जी खाई थी। छात्राओं के बीमार होने की सूचना के बाद परिजन अस्पताल पहुंचकर अपने बच्चों का हाल चाल जान रहे हैं। रांची के नामकुम में खदान में नहाने गया युवक डूबा, 100 की तलाश में जुटी NDRF की टीम। नामकुम थाना क्षेत्र के करकट्टा गांव स्थित एक परित्यक्त खदान में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। मृतक युवक की पहचान नामकुम तेतरी टोली निवासी राजकुमार राय के पुत्र समीर कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रविवार की देर शाम वह अपने 2 मित्रों के साथ वहां नहा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह से NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर 100 की तलाश में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट से DGP अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत, नियुक्ति को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ मुख्य न्यायाधीश BR गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजरिया के समक्ष पेश हुआ। सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर विचार किया गया। मरांडी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा तैयार पैनल में शामिल अधिकारी को अनुचित ढंग से पद से हटाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि DGP की नियुक्ति राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और यह नियुक्ति नियमानुसार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने माना कि नियुक्ति में किसी प्रकार की अवमानना नहीं हुई है। इस निर्णय के बाद अनुराग गुप्ता की DGP पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक मान्यता मिल गई है। रांची के अनगढ़ा में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदली पोखर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अनगढ़ा थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान प्रक्रिया जारी है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। 40,000 का इनामी कुख्यात अपराधी डब्लू सिंह ने किया सरेंडर। कुख्यात अपराधी गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। डब्लू सिंह एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का सरगना है। उसने पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के समक्ष सरेंडर किया है।
पुलिस के अनुसार रविवार 17 अगस्त की रात 10:30 बजे डब्लू सिंह मेदिनीनगर टाउन थाना पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस लंबे समय से उसके खिलाफ अभियान चला रही थी। ज्ञात हो कि झारखंड पुलिस ने वर्ष 2023 में डब्लू सिंह पर 40,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ पलामू, लातेहार, गढ़वा सहित कई जिलों में विभिन्न थानों में लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज है। वर्ष 2016 में पलामू कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आया था और तभी से फरार चल रहा था। डब्लू सिंह मूल रूप से पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलांग गांव का निवासी है। वह 3 जून 2020 को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में हुए गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या मामले में भी आरोपी है। बताया जाता है कि डब्लू सिंह ने अपनी हत्या के डर से गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या कराई थी। इसके लिए उसने शूटरों को 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस बात का खुलासा रांची से गिरफ्तार किए गए शूटर विजय शर्मा उर्फ गुरुजी ने किया था। धनबाद के पुटकी में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, पथराव व तोड़फोड़ में एक युवती घायल। पुटकी थाना क्षेत्र के करकेंद खटाल और पासी घोड़ा बस्ती में सोमवार को 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में एक युवती घायल हो गई जबकि कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम पासी धोड़ा के एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट और खटाल के एक वाहन मालिक के बीच लोन की किस्त को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया था। लेकिन सोमवार सुबह एक बार फिर तनाव भड़क गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव और तोड़फोड़ की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन के नेतृत्व में पुटकी, केंदुआ, लोहियाबाद, भागाबांध, मुनीडी और कापुरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़कर हालात को काबू किया। थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि इस घटना में कुछ घर और 3-4 बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस एहतियातन कैंप कर रही है ताकि किसी भी तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामला, मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा के डीसी व एसपी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नोटिस। गोड्डा में पुलिस इनकाउंटर में मारे गए भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा जिले के उपायुक्त और एसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस में उक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे आयोग के समक्ष 3 दिन के अंदर उपस्थित होकर यह बताएं कि इनकाउंटर की घटना के बाद हुई शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। आयोग ने कहा कि अगर उक्त नोटिस के आलोक में अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें आयोग समन जारी कर सकता है। यह नोटिस राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की शिकायत पर की गई है। बता दें कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस इनकाउंटर में अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया था। मुठभेड़ बोआरी जोड़ थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। 10 अगस्त शाम की उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सूर्या अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका था। हालांकि उसे इलेक्शन में जीत नहीं मिल पाई थी। सूर्या हांसदा की मां नीलमुनी मुर्मू ने बताया कि रविवार शाम को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव से उनके बेटे सूर्या की गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने बताया कि शाम करीब 5 बजे सादे लिबास में बाइक से आए पुलिसकर्मी ने सूर्या को उसकी मौसी के घर नवाडी से पकड़ा और अपने साथ ले गए। सूर्या हांसदा का कई राजनीतिक दलों से संबंध रहा। वह बोरियो विधानसभा से 4 बार चुनाव लड़ चुका है। रांची नगर निगम ने चलाया अभियान, सड़कें होंगी अतिक्रमण मुक्त। रांची नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा, जाम मुक्त और अतिक्रमण रहित बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। निगम की इन्फोर्समेंट टीम लगातार सड़कों से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। इस अभियान को और तेज करने के लिए सोमवार को प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। शहर की सभी मुख्य सड़कें, चौक चौराहे और कनेक्टिंग रोड्स पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किए जाएं। दुकानदार अगर बार बार अतिक्रमण करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। हर वार्ड में इन्फोर्समेंट अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि अभियान के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो। अवैध पार्किंग और सड़क किनारे लगने वाले दुकानों को हटाने के लिए टीम नियमित अभियान चलाए।
प्लास्टिक कचरे और सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने पर भी जोर दिया जाए। मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों के बाहर अतिक्रमण करने वाले पर भी कार्रवाई होगी। बैठक के बाद प्रशासक ने आदेश पर टीमों ने फौरन कार्रवाई शुरू की। शहर में कई इलाके जैसे सिद्धू कानू चौक, कांके रोड, मेन रोड, सुजाता चौक, स्मार्ट बाजार और डेली मार्केट में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे रखे सामानों को जब्त कर लिया गया। निगम का कहना है कि अभियान का मकसद लोगों को परेशानी देना नहीं, बल्कि शहर को जाम और गंदगी से मुक्त करना है। सभी से अपील की कि अतिक्रमण से बचे और साफ सुथरा रांची बनाने में सहयोग करें। जमशेदपुर के बिरसा नगर में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 137 लीटर से ज़्यादा शराब जब्त। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग की टीम ने बिरसा नगर के दुखोडी जंगल में चल रहे नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को उत्पाद विभाग की टीम ने जंगल में छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न ब्रांडों की कुल 137 लीटर तैयार नकली विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। इसके साथ ही लगभग 2000 विभिन्न ब्रांडों के कॉर्क और बोतल भी जब्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अवर निरीक्षक रामदेव पासवान ने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री का संचालक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जब्त की गई शराब में मैकडॉल नंबर 1, आइकॉनिक विक्सी, रॉयल स्टेग, रॉयल चैलेंज, वैलेंडर प्राइड सहित कई प्रसिद्ध ब्रांडों की नकली विस्की शामिल है। इसमें 100 लीटर शराब प्लास्टिक के 2 बड़े जारों में और 37 लीटर बोतल बंद रूप में बरामद की गई है। इस छापेमारी अभियान में उत्पाद निरीक्षक प्रेम प्रकाश उराव, अवर निरीक्षक ओम प्रकाश, रामदेव पासवान, सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, रामहरि महतो और अन्य आरक्षी बल के जवान शामिल थे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सूची से मृत व अयोग्य लाभुक को हटाएं, योग्य को जोड़े। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक वंचित नहीं रहे। वहीं मृत लाभुक को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता से हटाएं ताकि नए लाभुक का नाम जोड़ा जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि ना रहे, लाभुक के केवाईसी पूर्ण हो, इसमें कोई समस्या ना हो। उसका परीक्षण करें कि कहाँ दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। हर महीने इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकॉर्ड व बुक कीपिंग अप टू डेट करें। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में 2 बार धोती साड़ी वितरण को लेकर निर्देश दिया कि इसमें तेजी लाएं। उड़न दस्ता टीम बनाकर वितरण की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुक की जागरूकता पर बल देते हुए निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाभुक को योजना की मूलभूत जानकारी रहे। उसके लिए होल्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे हर सक्षम माध्यम का उपयोग करें। उसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। लाभुक को यह हर हाल में पता होना चाहिए कि उन्हें क्या मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ मिलना है और कब मिलना है। ईडी का शिकंजा, अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का आरोप। 3 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में ईडी ने अंकित राज की करीब 3 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। अब इस कार्रवाई की औपचारिक पुष्टि ईडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कर दी है। ईडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी कार्यों में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप नामक एक उग्रवादी संगठन को संचालित करने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए 2002 के तहत अंकित राज से जुड़ी कुल 30 चल अचल संपत्तियां कुल मूल्य 3 करोड़ को 14/8/2025 को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ईडी के आरोप गंभीर है और यदि जांच में पुष्टि होती है कि अंकित राज वास्तव में किसी उग्रवादी संगठन से जुड़े हैं तो यह कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक चिंताजनक मामला होगा। कोडरमा में 2 ट्रकों में भिड़ंत, NH20 जाम, आमने सामने ट्रकों में हुई टक्कर, चावल लदा वाहन पलटा, 3 लोग घायल।
कोडरमा जिले में रांची पटना मुख्य मार्ग NH-20 पर 9वां माइल घाटी के पास दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कोलकाता से बिहार जा रहा चावल लदा ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। वहीं बिहार से आ रहा ईंट लदा ट्रक नियंत्रण खो बैठा और पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर में जा भिड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चावल लदा ट्रक तेज रफ्तार में था और घाटी में मोड़ पर सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रक से सीधे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और चालक खलासी उसमें फंस गए। स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत करने के बाद दोनों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में चावल ट्रक का चालक अख्तर शेख और उपचालक छोटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ईंट लदे ट्रक का चालक अरुण मेहता भी चोटिल हो गया है। सभी घायलों को एम्बुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पलटे हुए ट्रक से चावल की बोरियां सड़क पर बिखर गई और ईंट लदा ट्रक व ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच फंस गया। इससे घाटी क्षेत्र में दोनों ओर लंबा जाम लग गया। भारी वाहनों के फंसने से छोटे वाहनों और बसों की कतार कई किलोमीटर तक बढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाने का काम किया। सीएम हेमंत के पास रहेगा स्कूली शिक्षा और निबंधन विभाग। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग अब सीएम हेमंत सोरेन के पास रहेगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया कि सीएम हेमंत सोरेन पूर्व में आवंटित विभागों के अतिरिक्त स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग कार्य देखेंगे। लातेहार में जेजेएमपी के 2 सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी के 2 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अमीन अंसारी और कृष्णा साहू उर्फ कृष्णा प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के 2 सक्रिय उग्रवादी नवागढ़ इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम बनाई गई। गठित टीम ने अमीन अंसारी के घर पर छापेमारी कर उससे गिरफ्तार किया। पूछताछ पर उसने पुलिस को बताया कि उसका साथी कृष्ण साहू भी पास में ही अपने घर में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे नगड़ी, बोले हमारा मकसद अस्पताल का विरोध नहीं, आदिवासियों की जमीन बचाना है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नगड़ी पहुंचे और ग्रामीण एवं समाज के मार्गदर्शकों के साथ उनकी जमीन का निरीक्षण किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद अस्पताल का विरोध नहीं करना बल्कि आदिवासियों की जमीन बचाना है। जब सरकार के पास पहले से जमीन बैंक में काफ़ी बंजर जमीन उपलब्ध है, स्मार्ट सिटी में सैकड़ों एकड़ की खाली जमीन है, तो फिर वो लोग गरीब आदिवासी किसानों की खेतीहार जमीन क्यों छीनना चाहते हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या इन आदिवासी मूलवासी के अधिकार छीनने के लिए ही अलग झारखंड राज्य आंदोलन किया गया था? क्या यही दिन देखने के लिए हमने जंगलों, पहाड़ों एवं सुदूरवर्ती गांवों की खाक छानी थी? बता दें कि आगामी 24 अगस्त को लाखों लोग इन किसानों के साथ हल जोतो रोपा रोपो के तहत उनके खेतों में हल चलाएंगे। वोट अधिकार यात्रा में प्रदेश कांग्रेस झोंकेगी ताकत। प्रदेश कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा में ताकत झोंकेगी। इस यात्रा में कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान प्रदत्त मताधिकार की सुरक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के लिए 19 अगस्त को प्रातः 6:30 बजे रांची से प्रस्थान किया जाएगा तथा लगभग 8:30 बजे चरही चौक पर पहुंच जाएगा। 9 बजे बिहार के गया जिले में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मानना है कि यह यात्रा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है तथा इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में 381 शराब दुकान ग्रुप की लॉटरी के लिए जमा हुआ आवेदन। राज्य में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी। इसके तहत दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।
लॉटरी के लिए आवेदन 20 अगस्त तक जमा लिए जाएंगे, जबकि लॉटरी का परिणाम 22 अगस्त को जारी होगा। राज्य में कुल 1343 शराब दुकानों को 560 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में 1 से लेकर अधिकतम 4 दुकानें शामिल हैं। 560 ग्रुप में से रविवार को 381 ग्रुप के लिए आवेदन जमा हुआ। राज्य में सबसे अधिक शराब दुकानों का 87 ग्रुप रांची में है। रांची में 87 में से 72 दुकानों की लॉटरी के लिए अब तक आवेदन जमा है। राज्य के 3 जिले सिमडेगा, रामगढ़ व लोहरदगा में 100% दुकानों की लॉटरी के लिए आवेदन जमा हुआ है। वहीं लातेहार व गुमला में एक ग्रुप की दुकान की लॉटरी के लिए आवेदन जमा होना शेष है। राज्य में गिरिडीह में सबसे अधिक 26, धनबाद में 20, पूर्वी सिंहभूम में 18 व सरायकेला खरसावां में 15 ग्रुप के लिए अब तक आवेदन जमा नहीं हुआ है। 20 अगस्त को अपहरण 11:59 तक राशि प्राप्त नहीं होने एवं सत्यापित नहीं होने की स्थिति में आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि शराब दुकान की लॉटरी के लिए इच्छुक आवेदक अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करे। 19 अगस्त तक आवेदन के साथ साथ राशि जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ले। उन्होंने कहा कि अंतिम दिन किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो सकती है। पीएलएफआई के 2 नक्सली समेत 4 गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। विगत दिनों 15 लाख के इनामी नक्सली मार्टिन करकट्टा को गुमला पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने के बाद संगठन के बच्चे नक्सली जीविकापार्जन के लिए विकास कार्यों में लगे हैं। ठेकेदारों से लेवी और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दहशत फैलाकर पीएलएफआई पुलिस को खुली चुनौती दी थी। खूंटी पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के जिबिलिंग टोंगरी के पास प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 हार्डकोर समेत 4 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 5 गोली, 1 मैगजीन, 2 मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड, संगठन का पर्चा समेत अन्य सामग्री बरामद किया है। रांची में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत, 49 टीमें दिखाएंगी दम। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वाधान में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 की शुरुआत राजधानी रांची में हो गई है। यह प्रतियोगिता 18 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है। हॉकी के मुकाबले राजधानी रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम मोहराबादी और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय बरियातू मैदान में खेले जा रहे हैं। इस बार राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में कुल 49 टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता के लिए विभिन्न जिलों के चयनित खिलाड़ी रांची पहुंचे और मैचों में अपना कौशल दिखा रहे हैं। झारखंड में आईपीएस से लेकर सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों में बढ़ा रील बनाने का क्रेज। डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां आम लोग से लेकर अफसर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ में लगे हैं। झारखंड में भी पुलिस महकमे में सोशल मीडिया रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आईपीएस, एएसपी, डीएसपी, दरोगा से लेकर सिपाही स्तर तक के कर्मी पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। अक्सर ये रील काम करने की जगह यानी थाने या फील्ड ड्यूटी के दौरान ही शूट की जाती है, जिससे न सिर्फ वर्दी की मर्यादा बल्कि पुलिस की पेशेवर छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है, ताकि वर्दीधारी कर्मियों के द्वारा सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। कारण साफ है कि वर्दी पहनकर रील बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना विभागीय आचरण नियमों के खिलाफ मानी जाती है। इससे वर्दी की गरिमा और पुलिस की छवि दोनों प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। यह गाइडलाइन 4 फरवरी 2025 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई थी। गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ पोस्ट शेयर ना करे जो झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियमों के खिलाफ हो। सरकारी कर्मी केवल उसी हद तक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जहां तक सरकार द्वारा उन्हें आपत्तिजनक ना माना जाए। झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यालय समय के दौरान कर्मचारी अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल ना करें। कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से संबंधित शिकायतें या मुद्दों को वीडियो, फोटो या किसी अन्य रूप में
सोशल मीडिया पर साझा करने से मना किया गया है। इन सख्त निर्देशों के बावजूद कई पुलिस अधिकारी और कर्मी अभी भी फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में फेमस होने की चाहत विभागीय नियमों पर भारी पड़ रही है। गोड्डा में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 59 ग्राम मादक पदार्थ समेत मोबाइल और लैपटॉप बरामद। गोड्डा पुलिस ने मादक द्रव्य के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर की तस्करी और खरीद बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मिलन कुमार पंडित उर्फ अभिषेक पंडित के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से प्लास्टिक में लपेटा हुआ कुल 59 ग्राम ब्राउन शुगर, विभिन्न कंपनियों के 10 मोबाइल फोन और डेल HP ब्रांड के 2 लैपटॉप बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत किया गया है। रविवार को गुप्त सूचना मिली थी कि गंगटा खुर्द स्थित देवी भवन में एक व्यक्ति द्वारा ब्राउन शुगर की अवैध रूप से खरीद बिक्री की जा रही और सेवन किया जा रहा। इस सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद SP के आदेश पर अंचल अधिकारी हलधार कुमार सेठी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी टीम ने उक्त स्थल पर दबिश दी और मौके पर मिलन कुमार पंडित को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देश के स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। हाल ही में स्कूलों में हुई कुछ दुखद घटनाओं के मद्देनजर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा को लेकर त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया है। विभाग ने 26 जुलाई 2025 को जारी पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि स्कूल भवनों की संरचनात्मक मजबूती बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए सबसे अहम है। बोकारो के गोमिया में 155 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने नशा के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 155 किलो गांजा के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुभाष कुमार और सोनू राय शामिल है। SP हरविंदर सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभियान में बोकारो पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा और अवैध शराब बरामद किया है। SP ने बताया कि बरामद किए गए नशीले पदार्थों की बाजार में कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। ज्ञात हो कि रविवार देर रात पुलिस ने गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सियारी मोड़ के पास एक आवास में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।